So today lecture is principle of homogeneity, and in principle of homogeneity हम क्या स्टडी करेंगे? हम स्टडी करेंगे कि अगर हमारे पास कोई एक सपोज करो फिजिकल क्वांटिटी है x और एक फिजिकल क्वांटिटी है y और एक फिजिकल क्वांटिटी है z। अब इनके बीच में सपोज करो हमने एक एक्सप्रेशन डेवलप की x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, या हमने लिखा x इज इक्वल टू y माइनस जेड। हमने एक एडिशन का रिलेशन लिखा और एक सब्ट्रैक्शन का रिलेशन लिखा। सो हाउ इट इज पॉसिबल y प्लस जेड इज इक्वल टू x के बराबर कब होगा? जब डायमेंशंस ऑफ y और डायमेंशंस ऑफ z दे विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x। ऐसे ही जब डायमेंशन ऑफ y और डायमेंशन ऑफ z वो x के इक्वल होंगे। सो इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक वन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल x मेरे पास एक लेंथ है, x इज ए लेंथ, x इज ए लेंथ। सो यहाँ पे मैं अगर x एक लेंथ है सो y प्लस जेड मीन्स y भी एक लेंथ होनी जरूरी है और z भी एक लेंथ जरूरी है। लेंथ प्लस लेंथ वी विल गेट ए लेंथ, सो x भी हमें एक लेंथ मिलेगा। ओके, लेंथ प्लस लेंथ इज इक्वल टू लेंथ। ऐसे ही माइनस के लिए भी हम यही करेंगे, लेंथ माइनस लेंथ इज इक्वल टू लेंथ, लेंथ माइनस लेंथ इज इक्वल टू ए लेंथ। सो इसको हम अगर जनरल लैंग्वेज में बोलें सो एप्पल प्लस एप्पल दैट इज इक्वल टू एप्पल। एप्पल में एप्पल ही ऐड हो पाएगा, सो वी विल गेट एन एप्पल, है ना। एप्पल कट द एप्पल, माइनस मीन्स एप्पल माइनस एप्पल, अगेन यू विल गेट द एप्पल। सो यहाँ पे क्या हुआ? लेंथ माइनस लेंथ किया, अगेन वी विल गेट द लेंथ। लेंथ में सिर्फ लेंथ ही ऐड हो सकती है और वो लेंथ ऐड होके आएगी लेंथ। लेंथ में से सिर्फ लेंथ ही माइनस हो सकती है और वो आएगी लेंथ। अब मान लिया सेकंड हमने इस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया, x को हमने डिफाइन किया वॉल्यूम, इसको हमने डिफाइन किया वॉल्यूम। सो यहाँ पे जरूरी है कि अगर x को वॉल्यूम डिफाइन किया सो y और z को भी यहाँ पे वॉल्यूम ही होना पड़ेगा, y और z को भी यहाँ पे वॉल्यूम ही होना पड़ेगा। सो लेट मी just generate the space। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास है y माइनस y माइनस z। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x वॉल्यूम है सो ये भी वॉल्यूम होगा, पक्का वॉल्यूम होगा, ये भी वॉल्यूम होगा, पक्का वॉल्यूम होगा। सो वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम एंड x इज ए वॉल्यूम, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे। और ये भी वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम। ओके, सपोज हमने लिया x इज इक्वल टू, x इज ए फोर्स, x को हमने फोर्स लिया। सो अब कैसे डिफाइन करेंगे? अगर x को हमने फोर्स लिया तो फिर हम x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड के लिए क्या बोलेंगे और x इज इक्वल टू वाई माइनस जेड के लिए क्या बोलेंगे? सो यहाँ पे श्योर है कि ये भी फोर्स है, इसके डायमेंशन भी फोर्स के हैं, इसके डायमेंशन भी फोर्स के हैं, इसके डायमेंशन भी फोर्स के हैं और इसके डायमेंशन भी फोर्स के हैं। सो फोर्स added with a force that will give me a force, that will give me a force, force subtracted from a force, again I will get a force। so this is principle of homogeneity कि हमारे पास कोई डायमेंशनल इक्वेशन है, दिस इज अ डायमेंशनल इक्वेशन, कोई भी डायमेंशनल इक्वेशन है, डायमेंशनल एक्सप्रेशन है या डायमेंशनल इक्वेशन है, ये भी एक डायमेंशनल इक्वेशन है, डायमेंशनल इक्वेशन है। सो कोई भी डायमेंशनल इक्वेशन है उसके जितने भी मेंबर होंगे, है ना, जितने भी उसके अंदर फिजिकल क्वांटिटी होंगे उन फिजिकल क्वांटिटी के सेपरेटली डायमेंशंस उस मेन फिजिकल क्वांटिटी के जैसे होने जरूरी हैं। सो जो डायमेंशन y के होंगे, अगर इसके फोर्स के डायमेंशन होंगे सो z के भी फोर्स के डायमेंशन होंगे, अगर इसके फोर्स के डायमेंशन होंगे तो इसके भी फोर्स के होंगे। सो इसके मतलब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी फोर्स के डायमेंशंस पाएंगे। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ homogeneity। So let us go for the principle of homogeneity in details। So let me erase all these things। So principle of homogeneity बोलता है कि अगर किसी चीज में
कोई चीज ऐड करनी है, सो वो एक जैसी ही चीजें ऐड होंगी या फिर एक जैसी ही चीजें सबट्रैक्ट होंगी, उनके डायमेंशन सेम होने जरूरी हैं। सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। So this is the definition of principle of homogeneity. It states only quantities of same dimensions, only quantities of same dimensions. So यहाँ पे important चीज क्या है? Same dimensions, same dimensions, which can be added, which can be added or subtracted. चाहे तो add करें, चाहे subtract करें, चाहे तो add करें, चाहे subtract करें, are equated. So देखो, सेम डायमेंशन, जो डायमेंशन एक्स वाई के होंगे वही डायमेंशन जेड के होंगे और वही डायमेंशन एक्स के होंगे। सो इसका मतलब क्या हुआ? डायमेंशनली ये तीनों इक्वल हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ? डायमेंशनली एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, डायमेंशनली ये इक्वल हैं। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इफ वी हैव ए डायमेंशनल इक्वेशन, हमने कोई डायमेंशनल इक्वेशन लिखी, ये हमने कोई डायमेंशनल इक्वेशन लिखी, और इस डायमेंशनल इक्वेशन में ये हमारे पास एक डायमेंशनल इक्वेशन है, डायमेंशनल इक्वेशन है, ओके। और इस डायमेंशनल इक्वेशन के अंदर हमने डिफाइन किया x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। जो डायमेंशन x के होंगे वही डायमेंशन y के होंगे, वही डायमेंशन z के होंगे, ओके। सो ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। So let me go to the next slide. आज हम डिस्कस करेंगे इसके एप्लीकेशन और इसके यूजेस क्या हैं, इसकी क्या ड्रॉबैक्स हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सो अब हमारे पास पहले टॉपिक आ गया, यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। और डायमेंशनल एनालिसिस में डायमेंशनल मींस डायमेंशंस को एनालाइज कर रहे हैं, है ना। हमने कहा कि x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, हमने कहा x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। सो एक्चुअल में हमने क्या करना है यहाँ पे, x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड। सो एक्चुअल ये हम डायमेंशन एनालाइज कर रहे हैं, इनके डायमेंशन को एनालाइज कर रहे हैं, इनके डायमेंशन को एनालाइज कर रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस। कैसे x के डायमेंशन y के और y के डायमेंशन s के साथ जुड़े हैं, सो दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस और डायमेंशनल एनालिसिस में ये जो इक्वेशन है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मीन डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ z, इसका हम यूज करेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, और फिर उसका एप्लीकेशन देखेंगे कि उसका एप्लीकेशन क्या होगा। सो यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस मेथड। द फर्स्ट यूज, डायमेंशनल एनालिसिस से हम क्या कर सकते हैं, इससे हमारी कौन सी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है, फिजिक्स की, मैथमेटिक्स की किस प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस मेथड, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके, x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड या x इज इक्वल टू वाई माइनस जेड का यूज करके, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, इस कंसेप्ट का यूज करके कि तीनों फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन सेम है, इसका यूज करके हाउ वी कैन मेक आवर फिजिक्स सिंपलर, हाउ आई कैन मेक माय मैथमेटिक्स सिंपलर, या इसका कोई और यूज है तो देखते हैं। सो इसका क्या यूज है, इसका यूज है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, कोई इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। डायमेंशनल एनालिसिस से हम ये चेक कर सकते हैं कोई इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। सो इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करनी है। सो लेट अस डू वन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके चलेंगे टू चेक द करेक्टनेस, किसी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करनी है, correctness of given equation with the help of dimensional analysis method, means x is equal to y plus z का जो मेथड है, या x is equal to y plus minus z का जो मेथड है, जिसमें हमें गिवन है x is equal to y is equal to z,
इस कंसेप्ट का यूज करके हम किसी इक्वेशन की करेक्टनेस कैसे चेक करें। सो लेट मी टेक, आई टेक माय एग्जांपल इज, ध्यान से बी फोकस्ड। सो आई टेक द इक्वेशन ऑफ मोशन। ये इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने ली, इक्वेशन ऑफ मोशन, और वो इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने कौन सी ली, है ना। सो v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। v is equal to, where v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration and t is the time. So ये इक्वेशन मेरे को चेक करनी है कि ये करेक्ट है या नहीं है। सो क्या यूज करेंगे, यूज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हम क्या यूज करेंगे, सो अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को अप्लाई करेंगे। सो डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, so dimensions of left hand side, dimensions of left hand side must be equal to dimensions of right hand side। अगर ऐसा हो जाए किसी इक्वेशन के लिए, फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन अगर ऐसा हो जाए डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड वो इक्वल हो जाए डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड के। सो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन कैसे होते हैं, m रेज टू द पावर a, l रेज टू द पावर b एंड t रेज टू द पावर c। लेफ्ट हैंड साइड के अगर ये चीज राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, और राइट हैंड साइड में यहाँ पे है ना, हमने लिखा m1a l1b t1c। सो इसका मतलब क्या है कि वो डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगी। सो इसको करते हैं, सोल्व करते हैं इसको। सो इस इक्वेशन को अब सोल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। सो टेक द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। सो पहले लेफ्ट हैंड साइड के लिए सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन क्या होंगे, सो वेलोसिटी डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसको कैसे लिखेंगे, एल अपॉन टी, एल अपॉन टी। सो कैसे लिखेंगे, एल टी रेज टू द पावर -1, एल टी रेज टू द पावर -1। सो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन हमारे पास ये आ गए। ऐसे ही राइट हैंड साइड के लिए करते हैं, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास सबसे पहले u है वेलोसिटी, उसमें भी क्या आ गया, एल टी रेज टू द पावर -1 आ गया। फिर राइट हैंड साइड के अंदर ही, राइट हैंड साइड के अंदर ही हम सोल्व करेंगे a और t के लिए, a और t के लिए। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया v अपॉन टी। इसको मैं अलग से कर लेता हूँ, a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी, इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, और ये हो गया सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो एल अपॉन टी स्क्वायर, एल अपॉन टी स्क्वायर। सो ये हो गया एल टी रेज टू द पावर -2। ये एक्सेलरेशन हो गया, और साथ में टाइम मल्टीप्लाई है, ये टी हमने ऐसे लिख दिया, और इसको अब लिख सकते हैं एल टी रेज टू द पावर -1, एल टी रेज टू द पावर -1। सो अब देखो, अब v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन क्या है, l t रेज टू द पावर -1, और यहाँ पे क्या चीज है, l t रेज टू द पावर -1 प्लस, और यहाँ पे भी क्या चीज है, l t रेज टू द पावर -1। सो डायमेंशन अगर चेक करें, सो तीनों के डायमेंशन मींस हमने किया था ना x, डायमेंशंस ऑफ x दैट शुड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ y, that should is equal to dimension of z। so यहाँ पे ध्यान से देखें, so तीनों के x y z के तीनों के डायमेंशन अगर सेम आते हैं, so the equation is valid, it means this equation is a valid equation, equation of motion, v is equal to u plus at। okay, so this is the advantage of dimensional analysis method, we can check the correctness of the given equation। अब ये हमारे पास एक given equation थी v is equal to u plus at, हमने डायमेंशनली इसको चेक किया, हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करके चेक किया, डायमेंशनल एनालिसिस किया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को अप्लाई किया, x इज इक्वल टू y प्लस माइनस z के कंसेप्ट को यूज किया, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z को यूज किया, और उसको यूज करके हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके डायमेंशंस राइट हैंड साइड की जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशंस के बराबर हैं। सो इसका मतलब क्या है, दिस इक्वेशन इज ए वैलिड इक्वेशन। ओके, so let me erase all these things and go for the next slide।
Okay, so let's go for the next slide. Next application. The first application was to check the correctness of the given equation, and the second application of the principle of homogeneity or the dimensional analysis is to convert one system of unit into another system. To convert one system of unit into another system. So let us do this, and let me go to that part, that slide which gives the conversion. Okay, so this is the example. Convert 1 joule into erg. So joule is the SI unit. So joule is the SI unit. So joule is SI unit of energy. So joule is SI unit of energy, and erg is CGS यूनिट ऑफ एनर्जी. दोनों ही एनर्जी के यूनिट हैं. 1 जूल एसआई यूनिट है एनर्जी का, और अर्ग सीजीएस यूनिट है एनर्जी का. सो अब सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि हमें 1 जूल में चेक करना है कितने अर्ग होंगे. 1 जूल में कितने अर्ग होंगे ये हमें चेक करना है. सो हम एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला नोट करेंगे सबसे पहले. सो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है. m raised to the power 1, L raised to the power 2, and T raised to the power minus 2. So A is equal to 1. A is equal to 1 because M raised to the power A, L raised to the power B, T raised to the power C. So A is equal to 1, B is equal to 2, and C is equal to minus 2. Or सो एक साइड में लिखेंगे हम SI बिकॉज कन्वर्जन करनी है. सो एक साइड में लिखेंगे SI यूनिट, दूसरी साइड में लिखेंगे CGS यूनिट. सो SI में हमने लिखा मास को लिखा m1 इज इक्वल टू 1 किलोग्राम विच इज इक्वल टू 1000 ग्राम. L1 इज इक्वल टू 1 मीटर विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. एंड N1 इज इक्वल टू 1 जूल. की अमाउंट कितनी है? N1 इज इक्वल टू 1 जूल. 1 जूल को कन्वर्ट करना है. वो क्या बोल सकता था 10 जूल, वो बोल सकता था n जूल. तो यहाँ पे N1 इज इक्वल टू 1 जूल. राइट साइड में सीजीएस लिखेंगे. सो m2 वो ग्राम में रहेगा क्योंकि यहाँ पे मास ग्राम में होगा. लेंथ यहाँ पे सेंटीमीटर में होगी 1 सेंटीमीटर. टाइम यहाँ पे सेकंड में होगा 1 सेकंड. सो कन्वर्जन करना है ना. लेफ्ट हैंड साइड की के अंदर एसआई यूनिट में है मास लेंथ, और यहाँ पे मास लेंथ सीजीएस में है. सो कन्वर्ट करना है 1 जूल को अर्ग में. सो एक्चुअल में हमें यहाँ पे पता लगाना है कि जब कन्वर्ट हो जाएंगे, यहाँ पे क्या है 1 जूल, तो N1 इज इक्वल टू 1 जूल लिखा हमने, और कितने उसके अंदर अर्ग होंगे ये हमें फाइंड आउट करने हैं. सो फार्मूला क्या है? डायरेक्टली आपको फार्मूला याद रखना है. N2 इज इक्वल टू N1. N2 नंबर ऑफ अर्ग पता लगाने हैं. सो N2 क्या होगा? नंबर ऑफ अर्ग इज इक्वल टू N1. N1 क्या है? 1 जूल. ओके, सो यहाँ पे M1. तो ये फार्मूला क्या चीज है? फार्मूले को मैं लिख देता हूँ. एक्चुअल में फार्मूला है क्या? सो यू कैन नोट डाउन दिस फार्मूला आल्सो. ये फार्मूला है क्या चीज? So this formula is N2 is equal to N1. ये एप्लीकेशन है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का. ये एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का. M1 अपॉन M2 raised to the power A, L1 अपॉन L2 raised to the power B, T1 अपॉन T2 raised to the power C. सो M1 हमारे पास कितना है? M1 कितना है? M1 की वैल्यू हमने प्लेस की. M1 इज 1000 ग्राम. सो यहाँ पे हमने 1000 ग्राम, क्योंकि ऊपर भी ग्राम है और नीचे भी ग्राम करना पड़ेगा. यहाँ पे ये सेंटीमीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर करना पड़ेगा. यहाँ पे ये सेकंड है, ये तो दोनों सेकंड में ही रहेंगे तो इसको भी सेकंड करना पड़ेगा. सो ऊपर देखो, नीचे देखो M2 1 ग्राम था. यहाँ पे M2 कितना है? M2 कितना है? 1 ग्राम. सो ये नीचे 1 ग्राम आ गया. L2 कितना है? 1 सेंटीमीटर. सो यहाँ पे L2 1 सेंटीमीटर आ गया. यहाँ पे T2 कितना है? 1 सेकंड. सो ये 1 सेकंड आ गया. सो नीचे सारे के सारे ध्यान देखो 1 1 1 1 आ गए. नीचे सारे 1 1 आ गए, और ऊपर क्या आ गए? ये कोरस्पॉन्डिंगली उनका जो SI यूनिट है वो आ गया है ना. M1 कितना था?
1 किलोग्राम, तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करके लिख लिया। L1 कितना था 1 मीटर, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिख लिया। और यहाँ पे T1 कितना था 1 सेकंड, T2 भी 1 सेकंड है, सो ये 1 आ गया। सो इसको सोल्व करेंगे, इसको अगर सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, N2 इज इक्वल टू, N1 की जगह लिखेंगे 1 जूल, सो ये 1 आ गया, क्योंकि N1 कितना है, N1 इज इक्वल टू 1, तो N1 की जगह हमने लिखा 1। और इसको हमने क्या लिखा, 10⁻³ इसको हमने लिखा 10⁻³ रेस टू दी पावर 1। और इसको हमने क्या लिखा, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे 1 आ गया, ये है 2, क्योंकि b की वैल्यू 2 है, सो दिस इज 2, दिस इज 2। सो 100 को कैसे लिखेंगे, 10⁻², और उसकी ऑलरेडी ऊपर जो पावर है वो 2 है, और ये 1 आ गया 1, और इसकी पावर है -2। सो अब हम n2 को डिफाइन करेंगे, n2 इज इक्वल टू, ये तो 1 रहा, सो ये 10⁻³ की पावर 1, तो 10⁻³ आ गया, ये आ गया 10⁻4 मल्टीप्लीकेशन में 10⁻4, ये 10⁻4 आ गया, और ये सिर्फ क्या रहा 1 की पावर -2 1। सो n2 कितना आ गया, n2 इज इक्वल टू 10⁻7। ओके, सो ये आ गया अर्ग, यही फाइंड आउट करना था। सो एक्चुअली व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, व्हाट इज द कंक्लूजन, हमें पूछा क्या गया था, हमें पूछा गया था 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁻7 अर्ग के बराबर होगा 1 जूल। ये SI यूनिट ऑफ एनर्जी है, SI यूनिट ऑफ एनर्जी है, और ये CGS यूनिट ऑफ एनर्जी है, दोनों एनर्जी के ही यूनिट है। सो हम यहाँ पे चले कैसे, कैसे हमने इसको कैलकुलेट किया। सो सबसे पहले अगर हमें पूछा जाए कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, सो पहले हम देखेंगे जूल किसका यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है, उसका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, उसकी पावर को हमने यहाँ पे लिख लिया, हमने एक टेबल फॉर्म किया, लेफ्ट हैंड साइड में SI यूनिट, राइट हैंड साइड में CGS यूनिट। सो यहाँ पे एनर्जी में देखो MLT था, सो हमने लिख लिया उसको, M कितना था M1 1000 ग्राम, और L1 कितना है 1 मीटर, उसको सेंटीमीटर में लिख लिया, N1 इज इक्वल टू 1 जूल है, और M2 को हमने लिखा 1 ग्राम, L2 को हमने लिखा 1 सेंटीमीटर, T2 को हमने लिखा 1 सेकेंड, और उसके बाद डायरेक्टली हमने फार्मूला अप्लाई किया, क्योंकि हमें N2 निकालना है। सो N2 इज इक्वल टू N1 1000/1 रेस टू द पावर A, 1000/1 रेस टू द पावर B, T1/T2 रेस टू द पावर C, और पावर को सॉरी N1 को हमने यहाँ पे 1 जूल लिखा, 1000 को हमने 10⁻³ करके उसकी पावर 1 लिखा, 100 को हमने 10⁻2 करके उसकी पावर 2 लिखा, और ये 1/1 तो 1 आ गया, और 1 की पावर -2 करके लिखा। तो 10⁻³ एज इट इज आ गया, ये 10⁻4 बन गया, ये 1 रहा, सो N2 इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। सो ऐसे ही हम किसी बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और किसी छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यू विल गेट सो मेनी solved problem, so many examples in your book, जिसमें हम जूल से अर्ग में कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर हम इसको उल्टा भी चल सकते हैं, अर्ग से हमें जूल में भी पूछा जा सकता है कि कितना जूल होगा इसके अंदर। सो SI से CGS की तरफ भी जा सकते हैं, SI से CGS की तरफ भी जा सकते हैं, और CGS से SI की तरफ भी जा सकते हैं। सो दोनों में हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज कर सकते हैं, दोनों में हम डायमेंशनल फार्मूले का यूज कर सकते हैं। ओके, सो लेट मी इरेज दिस। So next part, so our answer is 1 joule is equal to 10⁻⁷ अर्ग। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल इक्वेशन, ये तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि करेक्टनेस चेक करने के लिए अब ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब इसकी हमें करेक्टनेस चेक करनी है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करेंगे और इसको सोल्व करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करेंगे, x
x इज इक्वल टू y प्लस z, सेम कंसेप्ट यूज करेंगे। तो ये x हो गया और ये y हो गया और ये z हो गया, x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। ये माइनस भी हो सकता था, यहाँ पे कोई अगर माइनस हो तो डायरेक्टली यहाँ पे माइनस यूज कर सकते हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करेंगे और वही कंसेप्ट है, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। तीनों के डायमेंशन अगर सेम है तो फिर वो इक्वेशन करेक्ट होगी। सो इसकी करेक्टनेस चेक करनी है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, आई विल टेक द लेफ्ट हैंड साइड, उसके डायमेंशन लिखूंगा मैं। तो यहाँ पे डायमेंशन में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, डिस्टेंस, और उसके डायमेंशन क्या आ गए, लेंथ, है ना। ऐसे राइट हैंड साइड के अंदर चेक करते हैं, राइट हैंड साइड के अंदर, तो राइट हैंड साइड के अंदर देखो u क्या चीज है, u हमारे पास क्या होगी, वेलोसिटी। सो उसको कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी को l अपॉन टी, सो l t रेज टू द पावर माइनस वन, और साथ में टाइम यहाँ पे गिवन है। सो ये क्या हो गया मेरे पास, सिर्फ l बचा मेरे पास, सिर्फ l। ऐसे ही राइट हैंड साइड का जो सेकंड पार्ट है उसको चेक करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, 1/2, ये डायमेंशन लेस है, 1/2 इसके डायमेंशन नहीं होते, ये डी लेस है, डी लेस डायमेंशन लेस। जितने भी नंबर होते हैं, है ना, जितने भी नंबर है 1 2 3 4 एनी नंबर, उसका कोई डायमेंशन नहीं होते। सो यहाँ पे ये एक ड्रॉबैक भी है कि अगर मैं यहाँ पे 280 स्क्वायर लगा दूं तब भी ये, क्योंकि ये डायमेंशन के तरीके से चेक करेगा। सो ये 1/2 यहाँ पे आएगा या 2 आएगा या 4 आएगा, कितना मल्टीपल आएगा 80 स्क्वायर के साथ, ये नहीं बता सकता, ये इसकी ड्रॉबैक है। तो यहाँ पे हमने इसकी ड्रॉबैक भी डिस्कस की, ये इसकी ड्रॉबैक भी आ गई। ये इसकी ड्रॉबैक होगी कि इसमें अगर कोई नंबर है, वो नंबर एग्जैक्टली कितना होना चाहिए वो हमें पता नहीं चलेगा। वो नंबर 1/2 होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 1/2 है, अगर इसकी जगह मैं 280 स्क्वायर लगा दूं तो इसका मतलब ये इक्वेशन ही गलत हो जाएगी। बट डायमेंशनल एनालिसिस से, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ये पता नहीं चलेगा कि वहां पे मल्टीपल कितना आएगा, हाफ आएगा कि 2 आएगा या 4 आएगा। सो दैट इज ए ड्रॉबैक, ये इसकी ड्रॉबैक है। सो बाकी डायमेंशनली हम इसको चेक कर सकते हैं। अब ए टी स्क्वायर को कैसे लिखें, ए टी स्क्वायर, सो ए को मैं अलग से सोल्व कर लेता हूँ, ए को क्या लिखता हूँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। सो मैंने इसको ऐसे ही याद रखा हुआ है, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर क्या होता है एल पर सेकंड स्क्वायर मींस टी माइनस टू। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह मैंने लिख दिया एल टी माइनस टू, एक्सेलरेशन की जगह आ गया, और ऑलरेडी यहाँ पे टी स्क्वायर है, तो ये मेरे पास सिर्फ क्या बचा, एल बचा। एक्चुअल में हमारी इक्वेशन क्या थी, एक्चुअल में हमारी इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर। सो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन देखो, लेंथ के डायमेंशन है, राइट हैंड साइड के अंदर भी, यहाँ पे भी लेंथ के डायमेंशन है, और यहाँ पे भी लेंथ के डायमेंशन है। सो हो गया हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, तीनों के डायमेंशन सेम है। इसका मतलब डायमेंशनली तो ये इक्वेशन करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। बट ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये नंबर 1/2 है। अगर हमारे पास इक्वेशन ऐसी होती, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 2a t स्क्वायर, तो डायमेंशनली ये भी करेक्ट आती, ये भी करेक्ट आती, l इज इक्वल टू l प्लस l, डायमेंशनली तो ये भी करेक्ट आती। बट ये नंबर का हमें पता नहीं चलेगा, ये नंबर के कारण ये बन गई ड्रॉबैक। ये इसकी एक डिसएडवांटेज है कि ये जो मल्टीपल है ये कितना होना चाहिए, डायमेंशनल एनालिसिस से या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ये हमें पता नहीं चल पाएगा। सो मैं इसको पहले इरेज करता हूं एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके करेक्टनेस हमने चेक की, और किसी भी एक्सप्रेशन के लिए, किसी भी इक्वेशन के लिए ये हम कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उसमें जो नंबर है 1 2 3, कोई भी नंबर है वो एग्जैक्ट नंबर वहां पे कितना होगा ये इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाएगी। सो दिस इज द डिसएडवांटेज कि इक्वेशन को डायमेंशनली तो हम चेक कर पाएंगे कि डायमेंशनली वो करेक्ट है या नहीं है। सो यू कैन सी दिस, लेफ्ट हैंड साइड में लेंथ के डायमेंशन है,
और राइट हैंड साइड में भी इनके इंडिविजुअल, इसके भी लेंथ के डायमेंशन आ रहे हैं और इसके भी लेंथ के डायमेंशन आ रहे हैं. सो डायमेंशनल एनालिसिस मींस डायमेंशनली वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, बट उससे हमें एग्जैक्ट इक्वेशन मिल जाए ये श्योर नहीं है. To derive a relationship between different physical quantities, very important, very important topic. To derive a relationship between different physical quantities. So यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेके चलूंगा. अभी मेरे पास इस अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ सो इट विल टेक टाइम, और ये जितना टाइम हमारे पास बचा है उस टाइम में सोल्व नहीं होगा. सो आई विल टेक दिस इन माय नेक्स्ट लेक्चर. सो लेट मी टेक द अटेंडेंस. आदर्श, आस्था, I think new student, Nishant, Payal, Vansh. Sir. Okay. Anybody else? Only I have 5 students. And Ayush ने join नहीं किया. Ayush morning में था, उसने join नहीं किया. Okay, students, that's for today.